तो आज हम पढ़ेंगे क्या? अध्याय 7। क्या पढ़ेंगे? अध्याय 7 त्रिभुज, है ना। इसी को अंग्रेजी में ट्रायंगल कहते हैं। तो त्रिभुज का मतलब होता है कोई जो समतल है, इस समतल में 3 भुजाओं से कोई आकृति घिरी है या 3 भुजाओं से इस तरह से बंद आकृति है। ये देखिए हम एक आकृति बना रहे हैं जो 3 भुजाओं से बंद है, या इसको हम ये कहेंगे कि 3 भुजाओं से बंद आकृति है, या ऐसा भी कह सकते हैं 3 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र। ये पूरे समतल में ये जो क्षेत्र है ये क्या है? 3 भुजाओं से घिरा हुआ है ना। तो ऐसी आकृति कहलाती है त्रिभुज। क्या कहलाती है? तो जैसा कि यहाँ पर हमने बनाया एक त्रिभुज ABC। क्या बनाया? तो ये क्या कहलाएगा? त्रिभुज ABC। क्या कहलाएगा? इसको लिखेंगे कैसे? ऐसा लिखेंगे, त्रिभुज ABC को हम ऐसा लिखते हैं, त्रिभुज ABC। कैसे लिखते हैं? इस तरह। यदि कोई बोलते हैं त्रिभुज ABC लिखो तो कैसा लिखा जाएगा? इस तरह से, है ना। तो ध्यान रहे कि त्रिभुज को कैसा लिखते हैं। अब बात आती है यहाँ पर इस बिंदु की। ये A बिंदु है, ये वाला B बिंदु है और ये C बिंदु है ना। पूरे त्रिभुज में, पूरी आकृति में 3 ऐसे बिंदु हैं। कौन कौन से? बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C। ये सीमांत बिंदु हैं। क्या है ये? यहाँ पर सीमा समाप्त हो रही। आप देखो ध्यान से, यहाँ पर सीमा समाप्त हो रही है A बिंदु पर, B बिंदु पर, C बिंदु पर, है ना। तो सीमांत बिंदु को ही क्या कहा जाता है? शीर्ष। क्या कहा जाता है? त्रिभुज के शीर्ष। तो ये शीर्ष बिंदु कहलाते हैं या त्रिभुज के शीर्ष कहलाते हैं, है ना। इसको क्या कहेंगे? त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज के शीर्ष या शीर्ष बिंदु भी कह सकते हैं। तो त्रिभुज के शीर्ष मतलब शीर्ष बिंदु, सीमांत बिंदु को ही शीर्ष बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज के शीर्ष कौन कौन से हो जाएंगे? ए हो जाएगा, बिंदु ए। कौन सा? बिंदु ए, और बिंदु बी और बिंदु सी। बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी, ये त्रिभुज के शीर्ष होंगे, है ना। इनकी संख्या कितनी है? 1 2 3। संख्या कितनी है? 3। तो त्रिभुज का शीर्ष समझ में आ गया। जो बिंदु हैं कौन कौन से? यदि त्रिभुज ABC है तो इसमें बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, तीनों अलग अलग हैं, है ना। एक बिंदु ए है, देखो ए, ये बी है और ये सी। ये 3 शीर्ष बिंदु हो गए, ठीक है। अब इसके बाद भुजाओं की हम बात करें तो देखिए ए से लेके बी तक की दूरी AB, ए बिंदु ए से बी तक की जो दूरी है AB, ये वाली दूरी AB, ठीक है। इसी प्रकार बिंदु बी से सी तक की दूरी, बिंदु बी और सी के बीच की दूरी क्या है? BC। क्या है? और तीसरा बिंदु ए से सी तक की दूरी AC भी कह सकते हैं और CA भी कह सकते हैं, AC। तो यहाँ पर हम बात करें AB, BC और AB, BC और AC, 3 ये क्या है? त्रिभुज की भुजाएं हैं। क्या है? त्रिभुज की भुजाएं, ठीक है। तो त्रिभुज के शीर्ष ये हो गए और ये क्या हो गए? त्रिभुज की भुजाएं। आगे समझ में? त्रिभुज की भुजाएं। तो शीर्ष की जब बात आएगी तो क्या कहा जाएगा? बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C, ये शीर्ष है। और भुजाओं की बात आएगी तो क्या कहा जाएगा? AB, BC और AC, ये भुजाएं हैं, ठीक है। इस प्रकार देखिए आप कोण भी बन रहा है। एक कोण ये है, देखिए आप, है ना। इसको कहेंगे कोण A या BAC भी कह सकते हैं। इस कोण को क्या बताएंगे अपन? कोण BAC। इसको क्या लिखेंगे अपन? कोण BAC। जिस कोण को अपने को बताना है उसको बीच में रखते हैं। किन भुजाओं से बन रहा है वो? AB और AC से। AB और AC से बन रहा है ना। कौन सा कोण? ये वाला। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? कोण BAC, यानी ये वाला कोण, है ना। जैसे अपन लिखते हैं ना कोण A, तो ये सही लिखा है, लेकिन और सही लिखना है तो हम क्या कर सकते हैं? इसको और स्पष्ट करने के लिए कोण BAC लिख सकते हैं। तो आप ऐसे ही रखो यार। ये वाले कोणों को क्या बोलोगे? जिन भुजाओं से बन रहा है उसको भी यहाँ बताना पड़ेगा। किन भुजाओं से बन रहा है? एक AB और AC भुजाओं से। इस कोण को क्या लिखेंगे? BAC। अब कोण B को क्या लिखेंगे? कोण ABC। क्या लिखेंगे?
कोण ए बी सी, कोण ए बी सी। और तीसरा कोण कौन सा होगा? हाँ, ए सी बी कह लो। कौन सा कह लो? ए सी, है ना। हाँ, बी सी ए भी कह सकते हैं और ए बी सी भी कह सकते हैं। ए सी बी, ये क्या हो जाएंगे? त्रिभुज के कोण। भुजाओं की संख्या भी 3 है और ये त्रिभुज के कोण, है ना, इसकी संख्या भी 3। इसका मतलब त्रिभुज अगर है तो उसमें 3 भुजाएं होंगी, 3 कोण होंगे और 3 ही शीर्ष होंगे, है ना। इसे ही हम क्या कहते हैं? त्रिभुज के अंग कहते हैं। त्रिभुज के क्या कहते हैं? अंग। लेकिन मुख्य रूप से अंग जो होते हैं त्रिभुज की भुजा होती हैं और कोण होते हैं। त्रिभुज के अंग, है ना, त्रिभुज के अंग की अगर बात चलती है तो त्रिभुज के अंग कौन कौन से होंगे? मुख्य रूप से, है ना, त्रिभुज की भुजाएं होंगी और कोण होंगे। ठीक, हालांकि शीर्ष भी होता है लेकिन तवज्जो किसको दिया जाता है? भुजा और कोण को। कोण और भुजा की बात होती है। ठीक है, तो त्रिभुज के अंग अभी हम बाद में अभी थोड़े समय बाद पढ़ेंगे, इसलिए ध्यान दो। त्रिभुज के अंग जैसे हमारे शरीर के अंग होते हैं कि नहीं, है ना, तो उसी प्रकार से त्रिभुज के अंग की अगर हम बात करें कि त्रिभुज के अंग कौन कौन से होते हैं? त्रिभुज की भुजाएं यानी 3 भुजा होती है और 3 कोण होते हैं, ये त्रिभुज के अंग कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा। त्रिभुज की भुजाओं को और त्रिभुज के कोणों को त्रिभुज के अंग कहा जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से। अब चौथी विशेषता त्रिभुज की क्या होती है? इन तीनों कोणों का अगर जोड़ा जाए तो उसका मान 180 अंश होता है। जैसे कोण बी ए सी, ये वाला कोण, धन कोण ए बी सी, ये वाला कोण, ये वाला कोण को क्या बोलेंगे? बी ए सी। और ये वाले कोण को क्या बोलेंगे? ए बी सी। और सी को क्या बोलेंगे? ए सी बी, यानी वाला। तीनों कोणों को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या होता है? बताए थे। हाँ ठीक है, बिल्कुल। इसका मान 180 अंश होता है। इसको अपन बाद में सिद्ध भी करेंगे, आगे इसमें सिद्ध भी करना है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। इसको हम सिद्ध करके बता देंगे, है ना, बाद में। अभी इतना मालूम करो, इतना ध्यान रखो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 अंश। यदि हम कोणों को जोड़ते हैं, तीनों कोणों को क्या करते हैं? जोड़ते हैं, तो उसका मान हमेशा, त्रिभुज कोई भी हो, हमेशा उसका क्या होता है? 180 अंश आता है। ठीक है, नहीं लाया चार्ट? नहीं लाया क्या? है ना, अच्छे से देखो और देखो ना, अच्छे से देखो। चलो ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, कोणों को जोड़, यदि हम भुजाओं को जोड़ते हैं, देखो, ठीक है, भुजाओं को जोड़ने के पहले एक चीज़ और समझ लो, है ना। ये कोण ए के सामने जो भुजा है वो कौन सी है? बी सी। कोण ए के सामने भुजा कौन सी है ना। तो कोण ए के सामने जो भुजा है ये वाली बी सी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, कौन सी दूरी? कोण ए के सामने ये वाली दूरी, बी सी भुजा। बी सी भुजा को ए भी कहते हैं, स्मॉल ए। बी सी भुजा को क्या कहेंगे? स्मॉल ए। ठीक है, इसी प्रकार ए सी भुजा, ए सी भुजा मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, इस तरह से अपन देख सकते हैं। ये जो दूरी है ये वाली, ये दूरी कहाँ से है? बिंदु ए से सी तक, मतलब ए सी भुजा। ए सी भुजा किस कोण के सामने है? बी को। तो इसको स्मॉल बी भी कहते हैं, स्मॉल बी, है ना। और इसी प्रकार से ये वाली जो भुजा है ए बी, कौन सी भुजा? ए बी। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, इस तरह से। ठीक, देखिए ये वाली कोण सी के सामने है, तो ये क्या कहलाएगी? स्मॉल सी। मतलब बी सी को स्मॉल ए बी कहते हैं, ए सी को स्मॉल बी कहते हैं और ए बी को स्मॉल सी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा। कोण ए के सामने जो भुजा होगी बी सी, इसका मतलब बी सी बराबर स्मॉल ए। बी सी को हम स्मॉल ए भी लिखते हैं, है ना। और क्या है? ए सी बराबर स्मॉल बी और ए बी बराबर स्मॉल सी। ये सब जानना जरूरी है तुमको। कैपिटल ए जो हमने बनाया यहाँ पर, कैपिटल बनाया कि नहीं, इसका मतलब होता है शीर्ष,
इसका मतलब होता है। और जब हम स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी की बात करें तो ये होती है भुजाएं। लेकिन क्या ध्यान रखना है, BC जो भुजा है वो है A, AB भुजा है C और AC भुजा है B। ये ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमने कोणों को जोड़ा तो 180 अंश आया। यदि हम भुजाओं को जोड़ते हैं, किसको जोड़ते हैं, भुजाओं को, तो हम मान लो एक भुजा BC को जोड़ा, BC धन AC, BC धन AC, देखो BC और धन AC धन AB, तीनों भुजाओं को यहाँ जोड़ दिए हमने। कोणों को जोड़े थे, हमको क्या मिला था, 180 अंश, है ना। जब हमने तीनों कोणों को जोड़ा था, कोण A, कोण B और कोण C, साइड में ऐसा भी कहते हैं, कोण A, कोण B, कोण C, ठीक है। तो इन तीनों को जोड़े तो क्या मिला हमको, 180 अंश। लेकिन यदि हम भुजाओं को जोड़ते हैं, है ना, किसको जोड़ते हैं, भुजाओं को, तो भुजाओं को जब जोड़ा जाता है तो इन तीनों भुजाओं का योग त्रिभुज की परिमाप कहलाता है। क्या कहलाता है, परिमाप, परिमाप, है ना। तो ध्यान रहे, क्या क्या ध्यान रखना है, कैपिटल अगर है, कैपिटल A, B और C अगर ये है तो ये त्रिभुज के शीर्ष है। अच्छे ध्यान से सुनना, कैपिटल A, अंग्रेजी में समझते हैं ना, कैपिटल और स्मॉल लेटर। तो त्रिभुज जब हम पढ़ते हैं तो ध्यान रखते हैं काय का, कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C है तो ये कहलाएंगे त्रिभुज के शीर्ष। क्या कहलाएंगे, है ना। और अगर ये स्मॉल हो जाए, स्मॉल A, स्मॉल B, स्मॉल C, तो अब ये क्या हो जाएंगी, भुजाएं त्रिभुज की। और यदि यही कोण हो जाए, कोण A इस तरह से, कोण B और कोण C, तो ये क्या हो जाएंगे, कोण हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर ने पूरा पूरा कोण लिखे, इसको कोण A, कोण B, कोण C भी लिखते हैं कैसे, है ना। तो कैपिटल A, B, C अलग अलग जब होते हैं तो शीर्ष कहलाते हैं, स्मॉल हो जाएंगे तो वो भुजाएं हो जाएंगी, और कोण की तरह इस तरह से लिखा जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे, कोण। इतनी जानकारी हो गई। परिमाप का मतलब क्या होता है, परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। यहाँ तक समझ में आ गया, आया कि नहीं आया समझ। अब इसके बाद हम इसके प्रकार पढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। देखो, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ा जाए तो वो परिमाप होती है उसकी, ठीक है। और त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 कोण होते हैं और 3 ही भुजाएं होती। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए प्रकार, त्रिभुज के प्रकार, ठीक है। त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के प्रकार। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। क्या क्या बताया हमने, त्रिभुज की परिभाषा, 3 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र त्रिभुज कहलाता है, या 3 भुजाओं से बंद आकृति त्रिभुज कहलाती, ठीक है। कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C शीर्ष कहलाएंगे, त्रिभुज के शीर्ष। कोण के रूप में अगर हम लिखें कोण A, कोण B, कोण C, तो वो क्या हो जाएंगे, त्रिभुज के कोण हो जाएंगे। और स्मॉल A, स्मॉल B, स्मॉल C के रूप में लिखें तो वो क्या हो जाएंगी, भुजाएं, है ना। लेकिन ये ध्यान रहे, कोण A के सामने A भुजाएं, स्मॉल A, कोण A के सामने, ये ध्यान रखना, कोण A की सम्मुख भुजा, कोण A की सम्मुख भुजा, कोण A की सम्मुख भुजा ये A होती है। ये ध्यान रखना है यहाँ पर, कोण A के सामने जो भी भुजा होगी वो A होगी। कोण B की सम्मुख भुजा B, और कोण C की सम्मुख भुजा स्मॉल। ये विशेष रूप से ध्यान रखना, जिस कोण के सामने भुजा होगी, जैसे कि त्रिभुज में कोण के सामने भुजा होगी, होगी कि नहीं, कोण A के सामने भी होगी, कोण B के सामने भी होगी और कोण C के सामने भी होगी। तो कोण A के सामने जो भी भुजा होगी, यानी BC, ये भुजा कौन सी होगी, BC, ये कौन सी होगी, AC, और ये कौन सी होगी, AB। ये थोड़ा ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। ध्यान रहेगा नहीं रहेगा, चलो ठीक है, कोशिश करोगे तो याद रहेगा। अब त्रिभुज के प्रकार, तो हमने बताया त्रिभुज के मुख्य अंगों में क्या होती है, भुजाएं और कोण होते हैं। क्या होते हैं, भुजाएं और कोण, है ना। तो हम क्या करेंगे, भुजाओं के हिसाब से भी परिभाषित करेंगे इसको और कोणों के हिसाब से भी। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार और
कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। किसके आधार पर? कोणों के आधार पर। दो तरह से हम त्रिभुज के प्रकार बता सकते हैं, है ना। जैसा हम बताते हैं अक्सर उदाहरण में कि जैसे मान लीजिए हमको तेल खरीदना है ना, तो हमको मान लीजिए 1 लीटर तेल खरीदना है, तो अपन क्या करेंगे, एक बॉटल लेके जाएंगे या डब्बा लेके जाएंगे पार्ट, और दुकान के वाले को कहेंगे भैया 1 लीटर तेल दे दे, तो उसने क्या करेगा, वो लीटर से नाप के अपने डब्बे में उड़ेल देगा, है उड़ेलेगा कि नहीं। तो वो हमारा क्या हो गया, तेल खरीदना कैसे खरीदा अपन ने, नाप के खरीदा। क्या खरीदा, हम तेल को तौल के भी खरीद सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तौल। तो तेल को खरीदने में मान लो तेल को तौल के खरीदना है, क्या खरीदना है, तौल। तो क्या करेगा दुकानदार, अपने उसमें तेल डालता है, क्या करता है वो, तौल के कैसे खरीदा जाता है तेल, हैं, क्या करेगा वो, अपने जो बर्तन ले गया उसका क्या करेगा, वो धड़ा करेगा, उसको जीरो करेगा कि नहीं, और उसके बाद उसमें 1 लीटर 100 ग्राम जितना भी आता है वो भरने के बाद तराजू में तौल देगा। तो बर्तन का वजन तो जीरो हो गया, लेकिन उसमें जो 1 किलो आ रहा है वो सिर्फ काय का वजन आ रहा है, तेल का। यानी दूसरी बार में हमने क्या किया, तौल के खरीद लिया। पहली बार में हमने क्या किया, नाप के खरीदा कि नहीं। तो तेल को हम 2 तरह से खरीद लिया कि नहीं। इसी प्रकार से हमारे पास त्रिभुज है, त्रिभुज में भुजा भी है और कोण भी है कि नहीं। भुजा भी है, अभी हमने बताया ना, त्रिभुज में भुजाएं भी होती है और कोण भी होते हैं, शीर्ष भी होते हैं। तो हम यहाँ भुजाओं और कोणों की बात करें, है ना। तो भुजा के हिसाब से भी हम त्रिभुज के प्रकार बताएंगे और कोणों के हिसाब से। समझ में आई बात। 2 तरीके से हम त्रिभुज के प्रकार बता सकते हैं। जैसे 2 तरह से हम तेल ला सकते हैं कि नहीं, तौल के भी ला सकते हैं और नाप के भी ला सकते हैं। उसी प्रकार से त्रिभुज के प्रकार हम दोनों तरह से बता सकते हैं। तो इसमें भुजाओं के आधार पर, इसमें भुजा की बात होगी, और कोणों के आधार पर मतलब इसमें कोणों की बात होगी, ठीक है। प्रकार, यदि कोई त्रिभुज ऐसा है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, देखिए आप इस तरह से, ये त्रिभुज है, मान लीजिए ABC। क्या है त्रिभुज ABC, इसकी तीनों भुजाएं बराबर, और भुजाओं को बराबर करने के लिए हमने बताया था, ये भुजा AB है, ये BC है, और तीनों बराबर है। मतलब क्या है, AB बराबर है BC बराबर है AC, तीनों भुजाएं क्या है, बराबर। इसको अपन चित्र में कैसे बताएंगे, चित्र में इस तरह से लगा देंगे निशान, तीनों में इस तरह से निशान अगर हमने लगा दिया तो इस निशान का मतलब ये है कि तीनों भुजाएं बराबर, ठीक है। आ गया समझ में। तो ये है त्रिभुज का एक प्रकार जिसमें तीनों भुजाएं बराबर रहती हैं। इसको कहा जाता है समबाहु त्रिभुज। इसको क्या कहा जाता है, समबाहु। यानी सम का मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजाएं। यदि तीनों भुजाएं बराबर है तो इसको क्या कहा जाता है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। इसके बाद यदि मान लो 2 भुजाएं बराबर हैं, देखिए इस तरह का चित्र बन सकता है। इसका चित्र क्या बनेगा, इस तरह का, 2 भुजाएं बराबर, देखिए इस तरह से आपको दिख रहा है ना, 2 भुजाएं बराबर। त्रिभुज का नाम हम ABC दे देते हैं। देखिए ये भुजा और ये भुजा बराबर, ये 2 भुजाओं को बराबर बता दिया हमने इस तरह का निशान बनाकर। इसका मतलब क्या है, इस चित्र में AB बराबर है AC के, क्या है, AB बराबर AC, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 भुजाएं बराबर, इसमें तीनों भुजाएं बराबर। तो ये देखिए आप निशान हमने तीनों भुजाओं में लगाए कि नहीं। लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं, AB और AC बराबर है कि नहीं। तो यहाँ हम ये जो निशान है भुजाओं को बताने के लिए, ये वाला निशान हमने सिर्फ 2 भुजाओं में लगाया है, एक AB भुजा में और दूसरा AC भुजा, लगाए कि नहीं। तो ये कहलाएगा 2 बराबर भुजाएं बराबर है, तो इसको कहा जाता है समद्विबाहु। क्या कहा जाता है, समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज तो है ही है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, समद्विबाहु। आगे समझ में। तो समद्विबाहु में क्या होगा, 2 भुजाएं बराबर होंगी। अब देखो यहाँ सारी बातें भुजाओं के हिसाब से हो रही है, कोणों का कोई जिक्र नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर कोणों की कोई बात नहीं की जा रही। जब हम ये वाला प्रकार बताएंगे तब हम उसमें कोणों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ भुजाओं की। किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ भुजाओं। यहाँ तक समझ में आया। समबाहु मतलब बोलो, तीनों भुजाएं, है ना।
समबाहु मतलब, और श्रम द्विबाहु मतलब, हाँ। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है तीनों भुजाएं अलग अलग हों, ठीक है, तीनों भुजाएं अलग है, मान लीजिए एक भुजा ये हो गई, ठीक है। तुम लोग स्केल से ही बनाया करो, हाथ से बनाने में चित्र अच्छा नहीं बनता। देखो ये दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, एक त्रिभुज बना कि नहीं? आकृति बनाओगे तो नाम जरूर दोगे ABC। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, है कि नहीं? तीनों भुजाएं अलग अलग। अब इसके चित्र में हम कैसे बताएं अलग अलग? तो उसका तरीका क्या है, देखो यहाँ पर ये भुजा है AB, इसको ऐसे एक सिंगल डंडी मार दी इसमें, है ना, ये अलग माप की है, 2 डंडी लगा दिए, और ये ठीक। तो यहाँ पर ये चित्र बना है, इसमें AB अलग है, BC अलग है और AC अलग। ये जो बनाया गया है ये कोई डिज़ाइन नहीं है, ये भुजाओं की माप बताने का तरीका है। जब हम चित्र बनाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें, जब हमको बराबर भुजाएं बनाना है, भुजाओं को बराबर बताना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर तीनों भुजाएं बराबर, हमने एक सा निशान तीनों भुजाओं में लगाया, और वो निशान यही है, यही निशान लगाना है, अपने मन से कुछ भी नहीं लगाओगे। ये निशान भुजाओं को बराबर बताने के लिए लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? भुजाओं को बराबर बताना। ठीक है, अभी हम कोण के बारे में बताएंगे, कोण को बराबर बताना है तो कैसे निशान लगाएंगे। अभी हम सिर्फ भुजाओं की बात कर रहे हैं। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का प्रकार हो गया समबाहु, समद्विबाहु, और इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाएगा? विषम बाहु। क्या कहा जाएगा? इसमें क्या है, तीनों बराबर नहीं है ना, तो इसको क्या कहा जाएगा? विषम बाहु। क्या कहा जाएगा? विषम बाहु त्रिभुज। त्रिभुज है ये, ठीक है। इसका दूसरा नाम है समत्रिबाहु भी कहते हैं। नहीं, समत्रिबाहु नहीं, विषम बाहु। इसको विषम बाहु के रूप में याद रखो ना। तो विषम बाहु त्रिभुज ये हो गया जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग। आगे समझ में यहाँ तक हमने क्या बताया? भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। अब हम कोणों के हिसाब से बनते, तो कोणों के हिसाब से भी 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, एक होता है न्यून कोण त्रिभुज। क्या होता है? न्यून कोण त्रिभुज। देखिए यहाँ पर हम एक त्रिभुज बना रहे हैं, इस तरह का दिखाई दे रहा है सबको? चलिए, तो न्यून कोण त्रिभुज ABC, इसमें भी नाम दे दी। कोण अलग अलग है, तीनों कोण क्या है? न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब 90 अंश से कम। न्यून कोण मतलब 90 अंश से कम। ठीक है, तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो, इसको अपन क्या कह सकते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण क्या हो? 90 अंश से कम हो, यानी न्यून कोण। क्या बोलेंगे हम उसको? न्यून कोण हो। देखो ध्यान से समझना, बहुत ज़रूरी है समझना। न्यून कोण हो, उसे क्या कहते हैं हम? न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। अभी हमने इसके पहले समबाहु त्रिभुज बताया। क्या बताया? बाजू में लिखा हुआ है ना, देखो यहाँ पर हमने समबाहु बोला। यहाँ ध्यान दो भाई, सब लोग ध्यान से सुनोगे, समझोगे, तब समझ में आएगा, है ना। गणित को समझना पड़ता है, तब सरल होती है, और समझोगे नहीं तो कठिन हो जाएगी। और समझ के पढ़ोगे तो आगे परीक्षा में बनेगा, और नहीं समझोगे तो कुछ नहीं बनेगा, बैठे रहोगे। इसलिए जब समझाएं, बताएं तो ध्यान दिया करो। ये छोटी छोटी बातें मिडिल स्कूल में पढ़ाई जाती हैं, लेकिन हमको यहाँ भी बताना पड़ रहा है ना, सिर्फ इसलिए कि आगे अगर तुम यही नहीं बताएंगे तो आगे तुमको समझ में नहीं आएगा कि किस तरह से हम त्रिभुज बनाते हैं, कैसे भुजाओं को दर्शाते हैं, कोणों को कैसे दर्शाया जाता है, समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होते हैं। इस तरह सारी चीज़ें आप लोग को मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी क्या है? ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनोगे, समझोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं फिर से हम वापस आए इस त्रिभुज पे। इस त्रिभुज में हमने क्या बोला था? क्यों भाई खड़े हो? तुम ही खड़े हो जाते। क्या बोला था इसके लिए हमने? तीनों भुजाएं समान हो या बराबर हो, है ना। और बैठो। और इसके लिए हम क्या बोल रहे हैं? तीनों कोण नहीं बोल रहे हैं हम, तीनों कोण तो बोल रहे हैं, लेकिन क्या हो?
कम हो, है ना। इसमें हम बराबर नहीं बोल रहे हैं, हमने ऐसा नहीं बोला कि त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो, ऐसा बोला क्या? नहीं बोला। हमने ये बोला कि 90 अंश से कम हो, जैसे 70 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 55 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 90 से कम होना चाहिए तीनों, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ठीक है। तो ये ध्यान रहे इस बात का कि इस त्रिभुज को जब हम बताते हैं तो हमको क्या लिखना पड़ता है? ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण क्या हो? न्यून कोण हो, 90 अंश से कम हो, उसको हम कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज को उसको कहते हैं जिसकी तीनों हो जाए बराबर। यहाँ बराबर से शब्द इस्तेमाल किया जाता है, तीनों हो जाए बराबर, लेकिन यहाँ तीनों कोण बराबर नहीं कहते, क्या कहते हैं? तीनों कोण 90 अंश से कम होना चाहिए। ध्यान रहेगा, बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, इसकी परिभाषा लिखने में वो ये लिख देते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। तीनों कोण क्या होना चाहिए? 90 अंश से कम होना चाहिए, ध्यान रहेगा। इसको कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। अब आता है हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण का मतलब 90 अंश का कोण, एक कोण 90 अंश का है, देखिए यहाँ पर, ये देखो इस तरह से बना देंगे हम, बनाएंगे कि नहीं? एक त्रिभुज बनाया हमने और इसमें क्या हो रहा है? एक कोण 90 अंश का है, देखो आप, तो ये कहलाता है समकोण त्रिभुज। क्या कहलाता है? ABC। तो ये जो कोण है 90 अंश का है, इसको ऐसा बनाया जाता है, बॉक्स, डब्बा है ना, छोटा सा, तो ये 90 अंश के लिए ही बनाया जाता है ऐसा। तो इस कोण को क्या कहेंगे? समकोण, है ना। इसका बहुत उपयोग होगा, आगे देखना, होता तो सभी का है लेकिन इसका सबसे ज़्यादा, समकोण त्रिभुज। आगे हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे 10वीं क्लास में, जब इसी त्रिभुज का उपयोग उसमें सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में ये हो गया, इस तरह का चित्र बनेगा, है ना। अब देखो चित्र जब बना रहे हैं तो यहाँ पर हम तीनों भुजाओं को बराबर बनाया, या दो भुजाओं को बराबर बताया, यहाँ तीनों भुजाओं को अलग अलग बताया। इस चित्र में कोण अलग अलग भी हो सकते हैं, न्यून कोण होना चाहिए बस, और इसमें एक कोण समकोण बनाया, है ना। तो ये 90 अंश को हम इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से चित्र में बनाते हैं, ठीक है। चित्र बनना चाहिए, चित्र का बहुत महत्व है, जो ज्योमेट्री है उसमें चित्र का बहुत महत्व है, इसलिए चित्र को बहुत अच्छे से बनाया करो, चित्र में भी नंबर रहते हैं, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? एक कोण 90 अंश का है त्रिभुज का, यदि एक कोण 90 अंश का है ना, तो उसको क्या कहेंगे? यदि समकोण त्रिभुज कहेंगे। यदि त्रिभुज का कोई भी एक कोण, है ना, एक कोण क्या हो? 90 अंश का हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। यहाँ पर क्या है? कोण ABC, कोण बराबर 90 अंश, इसलिए क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज। और एक और आखिरी बच गया, है ना, क्या बच गया? अधिक कोण त्रिभुज। क्या बच गया? तो अधिक कोण त्रिभुज को अपन कैसा बना सकते हैं? देखिए इस तरह से, देखो इस तरह का एक अधिक कोण बन गया। जब हम कोण पढ़ते थे, कोण पढ़े थे ना अपन ने, न्यून कोण पढ़े थे अपन ने, बहुत सारे कोण पढ़े थे। शून्य कोण पढ़े थे, शून्य कोण मतलब जिस कोण की माप शून्य हो उसको शून्य कोण कहते हैं, याद आया। समकोण, समकोण में हमने क्या कहा था? जिस कोण की माप 90 अंश हो उसको, और जिस कोण की माप 180 अंश हो उसको ऋजु कोण कहते हैं, है ना। और जिस कोण की माप 360 हो तो उसको क्या कहते हैं? पूर्ण कोण, है ना। तो शून्य कोण मतलब शून्य अंश की माप, समकोण मतलब 90 अंश की माप, है ना। और ऋजु कोण मतलब 180, और पूर्ण कोण मतलब 360। यहाँ तक क्लियर? इसके बाद हमने क्या बताया था? यदि 0 से ज़्यादा है, 0 से ज़्यादा है और 90 से कम, तो उसको हम क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। और 90 से ज़्यादा और 180 से कम, उसको क्या कहेंगे? अधिक कोण। और 180 से ज़्यादा और 360 से कम, उसको क्या कहेंगे? 180 से ज़्यादा और 360 से कम प्रतिवर्ती। बताए थे ना? भूल जाते हो क्या तुम लोग? भूल जाते हो क्यों? इसलिए भूल जाते हो कि पढ़ते नहीं कभी घर में। घर में पढ़ा करो और ध्यान से सुना करो, है ना। आगे आगे पाठ और पीछे सपाट, ऐसी पढ़ाई हो रही। कैसी हो रही है? आगे आगे पाठ पीछे सपाट। और गुरु जी ने पूछा तो 16 दूनी 8, 16 दूनी 8 होता है क्या?
फिर कैसे बोल रहे थे वो 8 हैं? 8 किसने बोला? हम बोल रहे हैं 16 दूनी, तुम बोल रहे हो 8, है ना? क्या तरीका है पढ़ने का? ऐसे ही पढ़ोगे, घर में बोलेंगे कि 16 दूनी बोलेंगे, तुम 8 बोलोगे क्या? तो 8 क्यों बोल दिए तुमने? 16 दूनी हमने बोले तो क्या बोलना था? 32। क्या बोलना था? तो अपनी पढ़ाई में ये ध्यान रहे कि आगे का भी पढ़ना है और पिछला भी ध्यान रखना है, ठीक है? अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो आगे आगे पाठ होगा और पीछे सपाट होते जाएगा, पीछे का भूलते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, है ना? कुछ नहीं बचेगा और उस चक्कर में फिर तुमको नंबर कम आएंगे या फेल भी हो सकते हो। इसलिए पिछला ध्यान भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम एक त्रिभुज बना रहे हैं, उस त्रिभुज का नाम है अधिक कोण त्रिभुज। उस त्रिभुज का नाम क्या है? जैसे न्यून कोण होता है, बातें नहीं करो, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, उसी से त्रिभुज बन जाता है। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो ये देखिए, ये वाला जो कोण है ये अधिक कोण है, ABC मान लो, ऐसा मान लें। ये देखो अधिक कोण 90 अंश से ज़्यादा है, तो ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है, जब ये भुजा नहीं रहेगी तो सिर्फ कोण रहेगा और तीनों भुजाएं कंप्लीट हो जाएंगी तो त्रिभुज बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? अधिक कोण त्रिभुज। इसको क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? तो इसकी परिभाषा क्या होगी? जैसे इसकी परिभाषा है वैसे ही इसकी परिभाषा होगी, है कि नहीं? इसकी परिभाषा में हमने क्या कहा? त्रिभुज का एक कोण समकोण है, तो उसको हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। इसमें हम क्या कहेंगे? यदि त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो, इसको क्या कहेंगे? एक कोण अधिक कोण है तो उसको हम अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? तो इसकी परिभाषा यहाँ लिख लेना, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? हाँ, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, कौन सा? एक कोण क्या हो? अधिक कोण हो, मतलब 90 से ज़्यादा और 180 से कम। अधिक एक कोण क्या हो? अधिक कोण हो, उसे क्या कहते हैं हम? अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज। समझ में आ गया? त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के बारे में सब पूरी जानकारी हो गई सबको। अंगों के बारे में, कौन कौन से अंग होते हैं? भुजा और कोण, 3 भुजाएं और 3 कोण, है ना? त्रिभुज की परिभाषा, त्रिभुज की विशेषता है, त्रिभुज के प्रकार, और सभी प्रकार को अपन फिर से दोहरा लें। तीनों भुजाएं बराबर है तो समबाहु, 2 भुजाएं की बात हो रही तो ये चलेगा, और कोणों की बात होगी तो ये चलेगा। ठीक है, इसमें हम कोण ही कोण की बात करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे? भुजाओ। तो देखो, हम यहाँ बात कर रहे हैं 3 भुजाएं बराबर हैं समबाहु, उसको कैसा लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे। तीनों भुजाएं बराबर हैं तो समबाहु, उसका चित्र कैसा बनेगा? इस तरह का बनेगा। क्यों, क्या हो रहा है भाई? यहाँ ध्यान दो ना। तो तीनों भुजाएं बराबर है तो समबाहु, तो यहाँ पर देखिए 2 भुजाओं को बराबर बताया इस चित्र में हमने, तो समद्विबाहु, और तीनों भुजाएं अलग अलग है तो विषम। अब यहाँ कोण की बात करें तो तीनों कोण न्यून कोण है तो बोलो, तीनों कोण न्यून कोण है तो न्यून कोण, एक कोण समकोण है तो, और एक कोण अधिक कोण है तो। यहाँ इस बात का ध्यान रखें, यहाँ तीनों कोण की बात हो रही, तीनों कोण न्यून कोण, और यहाँ पर होती है बात सिर्फ एक कोण की, एक कोण समकोण, है ना? ठीक है, अब हम आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। सर्वांग समता क्या होती है? सर्वांग, हमको त्रिभुज की सर्वांग समता पढ़ना है। ठीक, तो सर्वांग समता को अपन कैसे समझेंगे? देखो यहाँ पर सर्वांग समता का मतलब पूरी तरह ढकना, है ना? देखिए, मान लो हम एक त्रिभुज बनाते हैं, क्यों बातें होने लगती है क्या? एक त्रिभुज हमने ये बना दिया इस तरह का, इसका नाम दे दिया हमने ABC। क्या दे दिया? है ना, ABC। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे अपन? त्रिभुज क्या पढ़ेंगे इसको? ABC, त्रिभुज ABC। क्या पढ़ेंगे? जब ये सिर्फ इतना रहता है तो ये क्या कहलाता है? कोण। इसको क्या पढ़ा जाता है? कोण। और ऐसा हो गया तो त्रिभुज, त्रिभुज ABC। ठीक है,
ऐसे ही एक और चित्र बना दे हम यहाँ पर, लगभग ऐसे ही, ठीक है। देखिए यहाँ पर अब बिना नाप के बन रहा है तो थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन अभी तो मान के चलो ये बराबर छोटा ही बन गया। क्यों? काफ़ी छोटा बन गया। एक सा बनाना है अपने। चलिए फिर से, तो हम पढ़ने वाले सर्वांग समता, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं? त्रिभुजों की सर्वांग समता। तो दो त्रिभुज ले रहे हैं हम। देखिए यहाँ पर ये जो हमने चित्र बनाया त्रिभुज का, इस चित्र की खास बात क्या दिखाई दे रही तुमको? कि दोनों त्रिभुज एक जैसे हैं, कोई अंतर इसमें नहीं, एक से दिख रहा है दोनों, है ना। और नहीं भी दिख रहा है तो मान लो दोनों एक से, ठीक है। अब हम अंदाज से बनाए तो थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो सकता है, फर्क आ सकता है। तो ये समझ लो दोनों त्रिभुज की माप एक सी है ना। ये त्रिभुज की जितनी माप है वही, और आकार भी एक सा है, माप भी एक सी है और आकार भी एक सा है। तो क्या होगा यदि हम इसको उठाकर इसके ऊपर रख दें, है ना। भाई बोर्ड से निकाल के रखना संभव नहीं, लेकिन कल्पना करो कि यदि हम DEF त्रिभुज को, है ना, ये त्रिभुज क्या है DEF और ये त्रिभुज क्या है ABC, यदि हम इसको उठाकर इसके ऊपर रखें और इसको, या फिर इसको उठाकर इसके ऊपर रखें, तो क्या होगा? पूरी तरह ढक लेगा। क्या करेगा? क्यों ढकेगा? क्यों? उसके आकार भी एक सा है और मापे भी एक सी, आकार भी एक सा है और, है ना। जैसे व्रत है ना मेरे पास, वहाँ व्रत की राड पड़ी है, लेके आना जरा। दो व्रत पड़े उसके, पड़े ना तार के, तो वो लेके आना। तो ये एक व्रत है मान लो, दूसरा व्रत ये हो गया। एक सी त्रिज्या है दोनों की त्रिज्या एक सी है। तो क्या होगा यदि हम इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे, यदि त्रिज्या एक सी है तो क्या होगा? ये इसको भी ढक लेगा, है ना। कोई वर्ग है मान लो ऐसा, और बिल्कुल इसी माप का दूसरा वर्ग है यहाँ पर, इसको भी अगर हम उठाकर इसके ऊपर रखेंगे तो ये भी ढक लेगा। यानी पूरी तरह ढकना, पूरी तरह ढकना। हमने बताया था जैसे मान लो ये मेरी क्या है, बाएं हाथ की हथेली है कि नहीं, और ये मेरी दाहिने हाथ की हथेली। यदि मैं इस बाएं हाथ के ऊपर अपना दाहिना हाथ इस तरह से रखूं, देखो रख रहा हूं, इसमें क्या ध्यान रख रहा हूं मैं? अंगूठा अंगूठे पे आ रहा है, अंगूठा अंगूठे पे आ रहा है। ये तर्जनी कहते हैं इसको, इस उंगली को क्या कहते हैं? तर्जनी पे तर्जनी आ रही है, और ये बीच वाली उंगली माध्यिका कहलाती है। माध्यिका के ऊपर माध्यिका रख रहा हूँ, और ये कहलाती है अनामिका, है ना। अनामिका ये वाली उंगली, अनामिका के ऊपर अनामिका रख रहा हूँ, और कनिष्का ये वाली उंगली क्या कहलाती है? कनिष्का, है ना। अंगूठा, तर्जनी, माध्यिका, अनामिका, कनिष्का। अगर इस तरह से मैं रख रहा हूँ तो क्या हो रहा है? पूरी तरह ढक रहा है। अभी अपने पास त्रिभुज नहीं है तो अपन व्रत पे बताते हैं इसको। अपन इसका त्रिभुज अभी बनाएंगे, लेकिन अभी अपने पास त्रिभुज नहीं बना है, इसलिए अपन सिर्फ व्रत पे बताएंगे कि जिस दिन त्रिभुज बन जाएगा तो त्रिभुज को लेकर ही बताएंगे। तो देखो यहाँ पर दो व्रत है, यहाँ पर देखिए आप इस तरह, है ना। ये दो व्रत लिया मैंने, अभी मैं व्रत के बारे में बता रहा हूँ। यही चीज़ त्रिभुज में भी होगी, इसकी डिज़ाइन गोल है, उसमें त्रिभुज बन जाएगा, बस फर्क ही है। अभी अपने पास है नहीं, इसलिए अपन इसी से बता रहे हैं कि सर्वांग समता होती क्या है ना। तो पहले हमें उंगली की बात करो, हथेली की। इस हथेली को क्या किया मैंने? बाएं हाथ की हथेली को दाहिने पे रखा, या दाहिने में बाएं को रखा, कुछ भी किया जा सकता है। तो उससे क्या हो रहा है? ये वाले हाथ जो है, इस हाथ को पूरी तरह ढक ले रहा है। क्या कर रहा है ना। तो ये पूरी तरह ढकना। कुछ भाग बच रहा है क्या? कुछ भाग घट रहा है क्या? ना तो बचेगा ना ही घटेगा, है ना। क्यों से कि दोनों की माप बराबर है और आकार भी बराबर है ना। भाई तुम्हारे हाथ की हथेली में अगर मैं हाथ रख रहा हूँ तो कुछ बच सकता है या घट सकता है ना। क्यों से कि दोनों, सबके हाथ अलग अलग मापे के होते हैं, लेकिन अगर मैं खुद के हाथ पे रख रहा हूँ तो क्या होगा? दोनों एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेंगे। यही है सर्वांग समता। सर्वांग समता का मतलब, जैसे मान लो ये व्रत है ना, एक व्रत है कि नहीं व्रत, इसके ऊपर मैं ये दूसरा व्रत रख रहा हूँ, देखो ये रख दिया, रखा कि नहीं। क्योंकि इनकी त्रिज्या बराबर है तो क्या हो रहा है? ये इसको पूरी तरह ढक रहा है कि नहीं। यही इसी त्रिभुज के साथ भी होगी।
यदि इस त्रिभुज को उठा के हम अभी हमने वृत्त बनाया, इसका त्रिभुज बन जाए, मान लो अपन बना लेंगे इसका त्रिभुज, तो क्या होगा, कल्पना करो इसको उठाकर हम इसके ऊपर रख रहे हैं या इसको उठाकर रख रहे हैं तो क्या होगा, ढक लेगा, ढकेगा कि नहीं। उस समय ध्यान क्या रखना पड़ेगा, अगर हम इसको उठाकर इसके ऊपर रख रहे हैं, ए बिंदु कहाँ पड़ना चाहिए, डी के ऊपर, बी बिंदु कहाँ आएगा, ई के ऊपर, सी बिंदु कहाँ आएगा, एफ के ऊपर, ठीक है। और क्या होगा, ए बी भुजा किस पे आएगी, डी ई पे, क्यों से कि बराबर है ना, ए बी और डी बराबर है। और बी सी किसके ऊपर आएगी, ई एफ के, और ए सी किसके ऊपर आएगी, डी एफ। यानी ये वाली जो भुजा है इस भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, और ये वाली भुजा इस भुजा के, तब ये हो सकता है, तब ढकेगा, है ना। साथ ही ये तो हो गई भुजाओं वाली बात। कोण के साथ भी हमको ध्यान रखना, ये जो कोण ए है इस कोण डी के बराबर होगा, कोण ए कोण डी के बराबर होगा। कोण बी, ये देखो हम इसमें कोण ई के बराबर होगा, और कोण सी कोण एफ के बराबर होगा। यानी ये 6 कंडीशन होंगी तब ढकेगा वो। 6 कंडीशन कौन कौन सी, देखिए आप कौन कौन सी बताओ। पहली कंडीशन क्या होगी, ए बी किसके बराबर होना चाहिए, होगा ए बी किसके बराबर होगा, डी ई के बराबर। ए बी किसके बराबर होगा, डी ई के बराबर। बी सी, हाँ ई एफ के बराबर होगा, बिल्कुल सही। और आगे बोलो, ए सी किसके बराबर होगा, हाँ डी एफ। नहीं ये वृत्त वाला है, इसको डी एफ के, है ना। चलो ठीक है, ये 3 कंडीशन और कौन सी होंगी, चौथी मतलब इसको, कोण ए किसके बराबर होगा, कोण डी के बराबर होगा। आगे बोलो, कोण बी इज इक्वल टू कोण ई। और लास्ट, तो ये 6 कंडीशन होंगी तभी वो ढकेंगे, अन्यथा नहीं ढकेंगे। मतलब मैंने जो बात कर रहे थे 6 अंगों की, ये 6 अंग जो है इस त्रिभुज के, तीनों अंग 6 अंग इस दूसरे त्रिभुज के अपने संगत अंग, संगत शब्द, संगत का हमने बताया था पिछले पीरियड में। जैसा अंगूठा जो है हमारा, अंगूठा का संगत ये अंगूठा है, तर्जनी की संगत यही संगत, ये अंगुली है, माध्यिका की संगत ये है। संगत का मतलब हूबहू वैसा ही, जैसा का तैसा, बिल्कुल सेम टू सेम, उसको संगत कहते हैं। तो यहाँ पर जो ए बी भुजा है वो डी भुजा के संगत है, मतलब जितनी माप इसकी है उतनी माप डी की, जितनी माप ए बी की है उतनी माप डी। इसी प्रकार से जितनी भी माप बी सी की है उतनी ही माप किसकी है, ई एफ की, ठीक है। और जितनी माप ए सी की है उतनी माप किसकी है, जितना बड़ा कोण ए है उतना ही बड़ा कोण क्या है, डी। जितना बड़ा कोण ई है, सॉरी जितना बड़ा कोण बी है उतना ही ई है। यहाँ पर लिखा है ना हमने, कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, और कोण सी बराबर कोण है। तो ये ध्यान रखो, त्रिभुज की सर्वांग समता में हमको ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो बनाया ना हमने, ये इस तरह के 2 त्रिभुज बनेंगे, उसमें इस प्रकार की बातें होंगी, भुजाएं बराबर होंगी, कोण बराबर होंगे, संगत कोणों के बराबर होंगे, भुजाएं भी संगत भुजाओं के बराबर होंगी। जैसे तुमसे कहा जाए ए बी की संगत भुजा कौन सी है, इस चित्र में, इस चित्र में ए बी की संगत भुजा डी ई है ना। संगत भुजा समझ में आया, जो भुजा है वो वैसी भुजा कहाँ है इस चित्र में, ये वाली। बी सी की संगत भुजा कौन सी है, ई एफ। और ए सी की संगत भुजा कोण ए का संगत कोण। अब यहाँ क्या बोलेंगे हम, कोण ए का संगत कोण क्या होगा, कोण, बिल्कुल सही। कोण बी का संगत कोण और कोण सी का संगत कोण। मतलब इसमें क्या हो रहा है, संगत भुजाएं बराबर हो रही हैं और संगत कोण बराबर हो रहे हैं। समझ में आया, संगत भुजाएं बराबर हो रही हैं और संगत कोण। थक गए क्या तुम लोग, हम बोल रहे हैं और खड़े खड़े बोल रहे हैं, नाच नाच के बोल रहे हैं, है ना, तो भी नहीं थक रहे हैं। और तुम बैठे बैठे सुन रहे हो तो भी थक जा रहे हो, है ना। उल्टा है कि नहीं, थकना किसको चाहिए था, हमको थकना, है ना। जबकि हम लगातार बोल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, है ना। और तुम लोग आराम से बैठे सुन रहे हैं, उसके बाद भी कौन थक रहा है, तुम।
क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा स्टेमिना बढ़ाना पड़ेगा। तुम हाई स्कूल में आ गए हो, हाई स्कूल में हमारे को पढ़ने की, पढ़ाने की, हर चीज़ की स्टेमिना ज़्यादा होना चाहिए। अब तुम मिडिल स्कूल में नहीं रहे, अब हाई स्कूल में आ गए, है ना। तो तुम्हारी स्टेमिना, तुम्हारा पढ़ने का समय, हर चीज़ ज़्यादा हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर से हम आए। तो सर्वांग समता में ये चीज़ें हमको देखना पड़ेगा। त्रिभुजों की सर्वांग समता, तो इसको क्या कहा जाएगा? त्रिभुजों की सर्वांग समता। क्या बोलेंगे इसको? त्रिभुजों की सर्वांग समता। तो सर्वांग समता का मतलब ये है पूरी तरह ढकना। और त्रिभुजों की बात हो रही है, तो त्रिभुज अगर पूरी तरह ढक रहा है एक दूसरे को, तो वो सर्वांग सम होंगे। और कब ढकेंगे? यदि ये 6 कंडीशन एक साथ होंगी, है ना। ये 6 कंडीशन अगर हैं त्रिभुजों में, तो निश्चित रूप से वो ढकेगा। कौन कौन सी? भुजाएं भी बराबर हैं संगत भुजाओं के, और कोण भी बराबर हैं संगत कोणों के, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? देखिए, इसी बात को यहाँ पर हमने चित्र के माध्यम से बताया। अब हम इसको लिखें कैसे, है ना। जैसे परीक्षा में आ गया कि त्रिभुजों की सर्वांग समता लिखिए, है ना। क्या लिखिए? त्रिभुजों की सर्वांग समता, ठीक है। तो हमको क्या लिखना पड़ेगा? देखिए यहाँ पर, यहाँ लिख तो दिया मैं त्रिभुजों की सर्वांग समता। हम क्या लिखेंगे? 2 त्रिभुज। क्या लिखेंगे? 2 त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। क्या लिखेंगे? 2 त्रिभुजों के बीच हम बता रहे हैं सर्वांग समता। तो 2 त्रिभुज कौन कौन से हैं? यहाँ पर हमने क्या लिया? एक त्रिभुज ABC लिया, और दूसरा क्या लिया? DE है ना, त्रिभुज DE। तो 2 त्रिभुज सर्वांग सम होंगे यदि किसी भी एक त्रिभुज को, किसी भी एक त्रिभुज को क्या किया जाए? दूसरे त्रिभुज पर क्या किया जाए? अभी हमने बताया था, इसको इस पे रखा जाए, है ना। क्या किया जाए? कोई भी एक त्रिभुज, इसको चाहे इसको। तो हमने वही चीज़ लिखा कि 2 त्रिभुज सर्वांग सम कब होंगे। अब भाई इसको अपने को परिभाषा बनाना है। ये तो ये अपन ने लिख दिया, अब इसको परिभाषित करना है। तो परिभाषित अपन कैसे करेंगे? इस तरह से कि यदि 2 त्रिभुज सर्वांग सम होंगे यदि किसी भी एक त्रिभुज को किसी दूसरे त्रिभुज पर क्या किया जाए? रखा जाए, है ना। तो रखा जाए को अपन क्या करेंगे? अध्यारोपित किया जाए। क्या बोलेंगे? अध्यारोपित। बात वही है, लेकिन अपने को इस तरह से लिखना है, अध्यारोपित किया जाए। तो क्या होगा? अध्यारोप। तो यदि 2 त्रिभुज सर्वांग सम होंगे यदि किसी एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज पर अध्यारोपित किया जाए, और क्या हो वो? और वह उसे, कौन सा? वह उसे क्या कर ले? पूरी तरह जो हमने समझाया, जो हमने बताया, उसी को हम यहाँ लिख रहे हैं। तुमको भी ऐसे ही लिखना है अपनी भाषा में, है ना। लिखने में अपनी भाषा का इस्तेमाल करना, जरूरी नहीं कि स्टैंडर्ड की भाषा हो, किताब की भाषा हो, या गाइड की भाषा हो, या हमारी भाषा हो। तो अपनी भाषा से लिखो। और ये लिखो कब? जब तुम समझोगे, इसलिए समझ के लिखो। क्या लिखो? हाँ, समझ के समझ को समझो, है ना। समझ के समझ को समझो। समझ में बड़ी समझ है ना। समझ के समझ को समझो। समझ में बड़ी समझ है। और समझ को जो ना समझ के समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है ना। ठीक है, आया समझ में? नहीं आया? ठीक है, एक बार समझ के समझ को समझो। समझ में बड़ी समझ है, और समझ को जो ना समझ के समझे, मेरी समझ में वो ना समझ, है ना। चलो ठीक है, हम फिर से आए अपनी बात पे। अपने को समझ के लिखना है। तो 2 त्रिभुज सर्वांग सम होंगे यदि किसी एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज पर अध्यारोपित करने पर क्या हो? वह उसे पूरी तरह ढकता है। वह उसे पूरी तरह ढक लेता है। ढक लेता है, ढकना शब्द मालूम है? ढक लेता है। तो क्या होंगे? दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम। सर्वांग सम होंगे। क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। जैसे यहाँ पर त्रिभुज ABC में ये चीज़ है, भुजाएं संगत भुजाओं के बराबर है, और कोण भी संगत कोणों के बराबर है ना। तो इसमें क्या होगा?
त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। उसको कैसा लिखते हैं? त्रिभुज ABC। क्या लिखेंगे? त्रिभुज। अब सर्वांग सम है, अपन ऐसा लिखे सर्वांग सम है ना, किसके? त्रिभुज DEF के। तो ऐसा नहीं लिखते, ऐसा नहीं लिखते, बोल जरूर रहे हैं हम कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज DEF के। इसको कैसा लिखते हैं? त्रिभुज ABC, और ऐसा निशान लगाया जाता है। ये निशान कहलाता है सर्वांग समता का, है ना। इस निशान को लगा के हम ऐसा लिख सकते हैं त्रिभुज DEF। क्या लिख सकते हैं? तो इसको क्या पढ़ा जाएगा? त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज DEF के। और सर्वांग सम है इसका मतलब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की अपनी संगत भुजाओं के बराबर हैं, और एक त्रिभुज के तीनों कोण अपने दूसरे त्रिभुज के अपने संगत कोणों के बराबर। ठीक है, इसकी परिभाषा यही लिख सकते हैं जो हमने लिखा। यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, यदि किसी एक त्रिभुज को दूसरे पर अध्यारोपित किया जाए और वह उसे पूरी तरह ढक ले, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। या ऐसा ही परिभाषा लिख सकते हैं, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की अपनी संगत भुजाओं के बराबर हों, और एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के अपने संगत कोणों के बराबर हों, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। ठीक है, तो ऐसा फास्ट बोल सकते हो, लिख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, हम भी तुम्हारे जैसे ही हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन अभ्यास करने से ये सब चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो तुम भी अभ्यास करो। समझ में आ गया सब? मेहनत करोगे तभी कुछ होगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। और कोशिश करो। क्या करो? क्योंकि कोशिश करने वालों की, हाँ, और बिना किए कुछ जय जयकार, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, है ना। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। और कोशिश करने वालों की, अपन ने कहते हैं ना, महात्मा गांधी की जय, सुभाष चंद्र बोस की जय, कहते हैं कि नहीं? भगत सिंह की जय, कहते हैं कि नहीं? क्यों कहते हैं? क्योंकि कि इन्होंने कुछ किया है। इन्होंने क्या किया है? कुछ किया है, कुछ नहीं बहुत कुछ किया है, इसलिए उनकी जयकार होती है ना। आपकी जयकार क्यों नहीं होती, या हमारी क्यों नहीं होती? कि अपन ने कुछ किया ही नहीं। अपन भी जब करेंगे तो अपनी भी जय जयकार होगी। ठीक है, तो कुछ करो, क्यों कोशिश करो। क्या करो? कोशिश करोगे तो जरूर तुमको सफलता मिलेगी। ठीक है, ठीक है, हद कर दो। आ गया? समझ में नहीं आया?